हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दे स्पीड क्लासेस। मैं वरुण त्यागी, आपका दोस्त, आपका वेल विशर। अपनी इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने प्राइस डिटरमिनेशन चैप्टर का पार्ट 3 लेके आया हूं, जिस पार्ट 3 में हम समझेंगे कि जब डिमांड और सप्लाई में चेंज होता है तो उसके चेंज हो जाने से न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, राइट। लेकिन इस वीडियो में हम समझेंगे कि डिमांड इंक्रीज होगी और सप्लाई डिक्रीज होगी, या डिमांड डिक्रीज होगी और सप्लाई इंक्रीज होगी, तो उस केस में हम न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। आइए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहां मैंने आपके सामने 3 केस लिए हैं। डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है, लेकिन दोनों के दोनों में जो चेंज हो रहा है वो इक्वल रेट से हो रहा है। तो सबसे पहले तो इनका डायग्राम बनाते हैं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये सप्लाई कर्व बन गया, ये डिमांड कर्व बन गया। पी ई क्यू एस, एस डी डी। इसकी भी स्टार्टिंग बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे कि ई क्या है। ई इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओपी इज अ इक्विलिब्रियम प्राइस, OQ is equilibrium quantity, demand and quantity supply। अब ध्यान से देखना कि डिमांड डिक्रीज हो रही है, तो अगर डिमांड घटती है तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। ये आपका डिमांड कर्व है, ये हमने डिमांड कर्व लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होके दिखा दिया, D1 D1। सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई कर्व भी राइटवर्ड शिफ्ट होगा, S1 S1। सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व आपस में इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। यहां से हमने एक लाइन खींच दी इस तरफ को P1, लेकिन हमारी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो यानी कि ये जो नया पॉइंट निकल के आया है E1, इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपने इक्विलिब्रियम प्राइस को कम करना होगा। तो आंसर कैसे लिखोगे? टू रीच न्यू equilibrium point at E1, firstly we will fall equilibrium price from OP to OP1, and there is not required to change equilibrium quantity, that is equilibrium quantity remains constant, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जहां डिमांड डिक्रीज हो रही है लेकिन ज्यादा रेट से डिक्रीज हो रही है। तो इसका भी डायग्राम देख लो। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पी ओ क्यू एस डी डी ई, ठीक। अगेन इसकी भी स्टार्टिंग ऐसी होगी जो ये मैंने स्टार्टिंग में जो बातें लिखी हुई हैं, सिमिलरली इन सभी बातों को एज इट इज लिख देना। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि डिमांड डिक्रीज हो रही है लेकिन ज्यादा रेट से डिक्रीज हो रही है। तो जब डिमांड घटती है तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। तो हमने डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करके दिखा दिया D1 D1। सप्लाई इंक्रीज हो रही है लेकिन कम रेट से है, यानी प्रोपोर्शनेटली जो चेंज है दोनों में वो कम है, राइट।
अब आप यहां ध्यान से देखना कि यहां होगा क्या। ये जो नया डिमांड कर्व बन के तैयार हो रहा है, नया डिमांड कर्व कह रहा हूं, ये जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है इसे नाम दिया गया है E1 का। यहां से एक लाइन ड्रॉ करो Q1। तो यानी कि इस न्यू पॉइंट पे पहुंचने के लिए, टू रीच न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट एट E1, we will fall equilibrium price from OP to OP1 and equilibrium quantity fall from OQ to OQ1। ठीक, आगे चलते हैं थर्ड केस पे कि जब डिमांड डिक्रीज हो रही है लेकिन कम, तो उस केस में उसका भी डायग्राम देख लो। बाय एक्स, पी ओ क्यू एस एस डी डी, ये पॉइंट हो गया ई। इसकी भी स्टार्टिंग ऐसे ही करेंगे, पहले ये 3 लाइन लिख देना, उसके बाद आगे चलते हैं। डिमांड डिक्रीज हो रही है लेकिन कम रेट से हो रही है, तो डिमांड अगर डिक्रीज होगी तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, D1 D1। सप्लाई इंक्रीज हो रही है लेकिन गैप ज्यादा है, राइट, यहां जाओ। इस पॉइंट पे आके दोनों ने आपस में इंटरसेक्ट करा, जिसको न्यू पॉइंट दिया गया। यहां से एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, P1 Q1। बहुत आसान है, टू रीच न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट we will fall equilibrium price from OP to OP1 and rise equilibrium quantity from OQ to OQ1। ये 3 केस आपको डेफिनेटली क्लियर हो गए होंगे। अब चलेंगे जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई घटेगी, राइट। तो जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई घटती है तो उस केस में भी न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, राइट। आइए चलते हैं, इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए अब चलते हैं, इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जब डिमांड इंक्रीज होती है और सप्लाई डिक्रीज होती है तो इससे न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, राइट। पहला केस क्या कह रहे हैं, डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई डिक्रीज, लेकिन दोनों के दोनों प्रोपोर्शनेटली इक्वल चेंज हो रहे हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऐसे 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 ऐसे, पी ओ क्यू ई एस एस डी डी। इसकी भी स्टार्टिंग ऐसे करेंगे कि E इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, OP इज अ इक्विलिब्रियम प्राइस, OQ इज अ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब डिमांड इंक्रीज हो रही है, अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, D1 D1। सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, इस वाले पॉइंट पे आके दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट। यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, राइट। तो ये नया प्राइस क्या आया, P1। क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो इस न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचने के लिए, टू रीच न्यू इक्विलिब्रियम
point at even we will rise the equilibrium price from OP to OP1 and there is not required to change equilibrium quantity, that is equilibrium quantity remains कांस्टेंट, राइट। सेकंड केस पे चलते हैं, जब डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई डिक्रीज, लेकिन डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो रही है। पहले तो वही डायग्राम बनाया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पी ओ क्यू ई, ई हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, डी डी डिमांड कर्व, एस एस सप्लाई कर्व, ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस, ओ क्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इन सब बातों को लिख देना। अब डिमांड इंक्रीज हो रही है लेकिन ज्यादा, तो सीधी सी बात है यहां ज्यादा गैप दो, D1 D1, यहां गैप हमने ज्यादा दिया है। सप्लाई घट रही है लेकिन कम इसके कंपैरिजन में, तो ये सप्लाई कर्व है, इसमें गैप थोड़ा सा ही तो S1 S1, इस पॉइंट पे आके आपस में इन्होंने इंटरसेक्ट किया, Q1 P1, तो ये क्या हो गया, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो टू रीच न्यू equilibrium point we will fall equilibrium price from OP, फॉल नहीं, प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है, we will rise equilibrium price from OP to OP1 and rise equilibrium quantity from OQ to OQ1, राइट। आगे चलते हैं, तीसरे केस पे आ जाओ, जब डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई डिक्रीज हो रही है, लेकिन ये तीसरा केस क्या है, ये ज्यादा इंक्रीज हो रही थी, अब इस बार इसे ज्यादा करो, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पी ओ क्यू ई एस एस डी डी, इसकी भी स्टार्टिंग वैसे ही होगी कि E इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, OP इज अ इक्विलिब्रियम प्राइस, OQ इज अ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, DD डिमांड कर्व, SS सप्लाई कर्व। अब डिमांड इंक्रीज हो रही है लेकिन ज्यादा चेंज किसमें आ रहा है, डिक्रीज इन सप्लाई में, तो पहले सप्लाई को डिक्रीज करो, इसमें गैप ज्यादा दो, S1 S1, ठीक है ना, यहां पे हमने गैप ज्यादा दे दिया और इंक्रीज इन डिमांड में गैप कम देना, D1, यहां गैप कम है, D1 D1, इस वाले पॉइंट पे आके ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, Q1 P1, बहुत इजी है। टू रीच न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट एट E1 we will
rise equilibrium price from OP to OP1 and fall equilibrium quantity from OQ to OQ1, राइट। इन तीन केसेस के भी थ्रू आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा कि जब डिमांड और सप्लाई दोनों में चेंज होता है तो हम न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। अब चलते हैं आगे, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं जहां हम समझेंगे प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग का कंसेप्ट। क्लियर है? आइए चलते हैं नए टॉपिक पे, जिस न्यू टॉपिक का नाम है प्राइस सीलिंग। की प्राइस सीलिंग का मीनिंग क्या होता है, राइट। देखो, प्राइस सीलिंग का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के थ्रू प्राइसेस को फिक्स किया गया है। अब गवर्नमेंट के थ्रू प्राइसेस को फिक्स क्यों किया गया? क्योंकि गवर्नमेंट के सामने एक ऐसी सिचुएशन आई कि जो भी इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड किए गए थे मार्केट की डिमांड और सप्लाई को देखते हुए, राइट। इक्विलिब्रियम प्राइस जो डिसाइड किए जाते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं मार्केट की डिमांड और सप्लाई को देखते हुए। जब प्राइस ज्यादा थे तो प्राइस के ज्यादा होने पे प्रोड्यूसर चाहता था अपना ज्यादा माल बेचना, लेकिन कंज्यूमर ने उतनी डिमांड अराइज नहीं की। जैसे ही प्राइस कम हुए कंज्यूमर ने अपनी डिमांड अराइज की, लेकिन प्रोड्यूसर अब ज्यादा माल बेचना नहीं चाहता। तो एक ऐसे प्राइस फाइंड आउट किए गए कि जिस कीमत पे कंज्यूमर भी जितनी क्वांटिटीज को परचेज करना चाहता है, सेलर भी उतनी क्वांटिटीज को सोल्ड करने के लिए केपेबल है, राइट। तो वो प्राइस क्या थे? इक्विलिब्रियम प्राइस, राइट। लेकिन उस प्राइस पे भी कुछ लोग ऐसे थे जो उस इक्विलिब्रियम प्राइस पे भी अपनी जरूरी चीजों को परचेज करने के लिए केपेबल नहीं थे। वो अपनी जरूरी एसेंशियल कमोडिटीज को भी परचेज करने के लिए केपेबल नहीं थे, राइट। तो गवर्नमेंट ने इन गरीब लोगों के लिए भी सोचा कि भाई ये कुछ गरीब लोग हैं जो कि इस इक्विलिब्रियम प्राइस पे चीजों को परचेज नहीं कर पा रहे। तो गवर्नमेंट के थ्रू एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था, जिस इंपॉर्टेंट रोल में गवर्नमेंट ने एक ऐसे प्राइस डिसाइड किए थे जो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम थे। तो गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड किया गया था कि मैं एक ऐसा प्राइस डिसाइड करता हूं जो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होंगे, कि आप उस इक्विलिब्रियम प्राइस पे जाके उन सभी चीजों को परचेज कर सकते हो। अब आप खुद सोचो, अगर गवर्नमेंट के द्वारा जो प्राइस डिसाइड किए गए थे, जो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम थे, उस कीमत पे गवर्नमेंट ने तो प्राइस डिसाइड कर दिया, लेकिन सेलर को ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्राइस कम हो जाएंगे तो उसे अपनी कमोडिटी को बेचने में प्रॉब्लम होगी। वो अगर बेचता भी है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, राइट। तो इन्हीं सब बातों को हम इस वीडियो में अब समझेंगे। तो प्राइस सीलिंग का मतलब सीधा सा ये था कि प्राइस सीलिंग का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट के थ्रू उन प्राइसेस को फिक्स कर दिया जाना, जो प्राइस गवर्नमेंट के थ्रू ही डिसाइड किए जाते हैं कि ये गरीब तबके के लोग, पुअर कैटेगरीज के लोग इन फिक्स प्राइस पे अपनी एसेंशियल कमोडिटीज को परचेज कर सकते हैं। और ये जो भी प्राइस फिक्स किए जाते हैं ये इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होते हैं, राइट। तो मैंने यहां पे यही मेंशन किया है कि प्राइस सीलिंग मींस फिक्सिंग द मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एट अ लेवल लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, राइट। अब ध्यान से आप देखना, ये हमारे प्राइस है ओपी। ओपी क्या है हमारे लिए? इक्विलिब्रियम प्राइस। अब आप खुद सोचो, ये अगर ओपी प्राइस है तो गवर्नमेंट ने इस ओपी से थोड़ा नीचे, राइट, यहां नाम दे दिया मान लो P1 का, तो गवर्नमेंट ने इतने प्राइस फिक्स कर दिए कि अगर गरीब तबके के लोगों को कोई भी सामान परचेस करना है तो यहां से लेके जब यहां तक प्राइस है तो यहां से ज्यादा प्राइस नहीं जाएंगे। आपको जो भी सामान परचेस करना होगा आप सिर्फ यहां से लेके यहां तक के प्राइस पे ही अपना माल परचेस कर सकते हो। अब आप खुद सोचो, अगर गवर्नमेंट के द्वारा ये प्राइस फिक्स किए गए हैं तो सेलर भी चाहेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम यहां से लेके यहां तक की ही यूनिट को ही बेचना पसंद करेगा। यानी कि सेलर चाहेगा कि मैं तो सिर्फ यहां से लेके Q1 तक ही माल बेचूंगा, राइट। जैसी प्राइस फिक्स हो जाएंगे तो यानी कि प्राइस के कम होने का मतलब क्या है कि ये गरीब तबके के लोग अपनी डिमांड डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे, लेकिन सेलर अपनी सप्लाई को इंक्रीज नहीं करेगा, राइट। क्योंकि प्राइस कम हो गए तो हर इंसान चाहेगा कि उसके थ्रू डिमांड अराइज हो, तो लोगों के थ्रू तो डिमांड कम से कम पहुंचेगी यहां तक, लोगों के थ्रू। इसे Q2 का नाम देते हैं, यानी कंज्यूमर्स के थ्रू, गरीब तबके के लोगों के थ्रू डिमांड अराइज की जाएगी यहां तक, लेकिन सेलर इतनी ही सप्लाई करेगा, इससे ज्यादा सप्लाई करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो ये जो गैप माना जाएगा, इस गैप का नाम दिया जाएगा
शॉर्टेज का। ये जो गैप माना जाएगा, इस गैप को नाम दिया जाएगा शॉर्टेज का। जैसा बन रहा कोई बात नहीं, ठीक है। जिस गैप को नाम दिया जाएगा शॉर्टेज का। तो यहां शॉर्टेज का मतलब क्या होगा कि क्वांटिटी सप्लाई की कमियां होंगी, राइट। बायर के थ्रू ज्यादा माल परचेज करना बायर पसंद करेगा, लेकिन सेलर के थ्रू ज्यादा माल बेचा नहीं जाएगा। तो इस केस में एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाएगी क्या, जिसका नाम दिया जाएगा ब्लैक मार्केटिंग, राइट। ब्लैक मार्केटिंग में क्या होगा, अब आप खुद सोचो, गवर्नमेंट ने तो इतने प्राइस डिसाइड कर दिए, तो सेलर तो सिर्फ इतना ही माल बेचने के लिए तैयार है, राइट। अब सेलर उससे ऊपर माल नहीं बेच रहा, क्यों? क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो रहे। तो इतने Q1 से लेके Q2 के जो भी गुड्स हैं, उन गुड्स की क्या हो गई, कमियां हो गई। सेलर के थ्रू वो माल बेचा नहीं जा रहा। अब सेलर डिसाइड करेगा क्या कि उस केस में ब्लैक मार्केटिंग वाली सिचुएशन पैदा होगी कि अब सेलर ये सोचेगा कि मैं अगर जिन लोगों को ये माल खरीदना है या जो लोग भी इस माल को परचेज करना चाहते हैं, तो वो परचेज कर सकते हैं। तो सेलर के थ्रू इसके हल्के से प्राइस और इंक्रीज किए जाएंगे। तो जैसे ही सेलर प्राइस इंक्रीज करेगा, राइट, तो सेलर कहेगा कि आप प्राइस इंक्रीज कर लो, मैं ज्यादा माल बेचने के लिए तैयार हूं। तो जैसे ही सेलर प्राइस इंक्रीज करेगा, तो वो माल बिकना चालू हो जाएगा। तो ब्लैक मार्केटिंग क्या होगी, तो ब्लैक मार्केटिंग एक ऐसी सिचुएशन हो जाएगी जिस सिचुएशन पे सेलर के थ्रू अपने उन सभी जरूरतमंद कंज्यूमर्स को माल बेचा जाएगा जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम प्राइस से कम लेकिन प्राइस सीलिंग से ज्यादा प्राइस पे माल परचेज करने के लिए एग्री हैं। तो उस केस में सेलर के थ्रू जो अपना माल बेचा जाएगा वो इलीगली तौर पे बेचा जाएगा, राइट। अब इन सभी परेशानियों को भी सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू एक पॉलिसी अपनाई जाती है जिसका नाम दिया गया था रेशनिंग सिस्टम। रेशनिंग सिस्टम क्या था, गवर्नमेंट ने यह बोला कि जो भी गरीब तबके के लोग हैं, उन गरीब तबके के लोगों को गवर्नमेंट के थ्रू एक राशन कार्ड इशू किया जाएगा, एक रेशन कार्ड इशू किया जाएगा, जिस रेशन कार्ड के बेसिस पे लोग अपना सामान परचेज करेंगे, लेकिन उन्हें जो भी सामान परचेज करना होगा वो एक लिमिटेड क्वांटिटीज में ही परचेज करना होगा, राइट। तो यानी कि अगर कोई भी कंज्यूमर है, जिस कंज्यूमर को कोई भी सामान परचेज करना है, जो कंज्यूमर, राइट, गरीब तबके का है, पुअर नेचर का है, तो उस केस में उस पर्सन को, उस कंज्यूमर को गवर्नमेंट के थ्रू रेशन कार्ड इशू कर दिया जाता है, जिस रेशन कार्ड के बेसिस पे उनके लिए कोई भी सामान परचेज करने के लिए जो क्वांटिटीज थी उनकी लिमिट डिसाइड की गई थी कि आप अपनी एसेंशियल कमोडिटीज को यहां राशन की शॉप से मैक्सिमम इतनी ही परचेज कर सकते हो। लेकिन उस केस में भी कंज्यूमर्स को बहुत सी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना पड़ता है, उन्हें लंबी लंबी लाइंस में लगना पड़ता है, और उसके साथ साथ मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि वो जो राशन की जो शॉप्स होती हैं वो राशन की शॉप्स बंद रहती हैं, और अगर खुलती भी हैं तो कंज्यूमर्स को जो गुड्स मिलते हैं वो इंफीरियर नेचर के मिलते हैं, उनकी क्वालिटीज इंफीरियर होती हैं, पॉजिटिव नेचर के नहीं होते, राइट। तो प्राइस सीलिंग की सिचुएशन से ब्लैक मार्केटिंग की भी सिचुएशन पैदा होती है, और अगर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अगर गवर्नमेंट रेशनिंग सिस्टम के सिस्टम को भी लेके आती है, तो उस रेशनिंग सिस्टम के लाने से भी कंज्यूमर्स को मोस्टली प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, राइट। अब चलते हैं प्राइस फ्लोरिंग वाले कंसेप्ट पे कि प्राइस फ्लोरिंग वाला कंसेप्ट कहता क्या है। ये इस वीडियो का लास्ट पार्ट है, इस लास्ट पार्ट को भी जरूर देख के जाना, समझ के जाना, और अपने 6 मार्क्स डेफिनेटली गेन करके जाना, राइट। ये अब चलते हैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट पे, जिस लास्ट पॉइंट पे हम समझेंगे प्राइस फ्लोर का मतलब और प्राइस फ्लोर का मीनिंग प्रॉपर्ली समझने के बाद इस वीडियो का एंड करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करना सिखाया है कि जब डिमांड और सप्लाई में चेंज होता है तो उस केस में हम न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट को कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये स्पेशल केसेस वाली बात मैंने आपको नहीं समझाई, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेशल केसेस वाली बात अब नहीं है। स्पेशल केसेस के केसेस में भी न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसके लिए मैं आपके सामने सेपरेट वीडियो ला दूंगा। आप मेरी उस सेपरेट वीडियो को देख के ये भी समझ जाना कि जब स्पेशल केसेस बनाए गए हैं कि जब डिमांड और सप्लाई के केसेस में चेंज होता है तो उस केस में न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, राइट। अब चलते हैं प्राइस फ्लोर की तरफ। ठीक, देखो प्राइस फ्लोर का मतलब क्या होता है। प्राइस फ्लोर कह लो या फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस कह लो, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि जब कोई इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड किए गए थे, उस प्राइस पे सेलर अपना सामान बेचने के लिए तैयार था और बायर उस प्राइस पे सामान खरीदने के लिए तैयार था, राइट। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ तबका ऐसा था जो कि उस कीमत पे अपना माल बेचने के लिए तैयार नहीं था, राइट।
कुछ तबका ऐसा था जो कि उस कीमत पे अपना माल यानी इक्विलिब्रियम प्राइस पे अपना माल बेचने के लिए तैयार नहीं था, जैसे कि किसान, राइट, फार्मर्स को गेहूं बेचने थे मार्केट में जाके, मंडी में जाके, अपना गन्ना बेचना था मंडी में जाके, मार्केट में जाके, लेकिन किसानों को अपने गेहूं या अपने अपने गन्ने का वो प्रॉपर वैल्यू उन्हें नहीं मिल पा रही थी। तो किसानों ने गवर्नमेंट के सामने जाके अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया। तो गवर्नमेंट ने उनके लिए एक पॉलिसी अपनाई, जिस पॉलिसी का नाम था क्या, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या था कि जो भी इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड किए गए हैं, उन इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा प्राइस डिसाइड किए जाएंगे उन सभी फार्मर्स के लिए कि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स को अपनी फसल का प्रॉपर्ली वैल्यू मिलनी चाहिए, राइट। तो ये जो मैंने आपके सामने लिखा है, ये जो प्राइस है ओपी, ये ओपी हमारे लिए क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस। तो गवर्नमेंट ने इन इक्विलिब्रियम प्राइस से कुछ ज्यादा प्राइस डिसाइड किए थे कि जो भी फार्मर्स हैं वो अपने सामान को इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा प्राइस पे बेचेंगे, राइट। तो प्राइस फ्लोरिंग का मतलब क्या होता है कि जब गवर्नमेंट के द्वारा मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिए जाते हैं उन सभी प्रोड्यूसर्स के लिए जो प्राइसेस इक्विलिब्रियम प्राइस से हमेशा ज्यादा होंगे, कि वो प्रोड्यूसर्स अपने सामान को इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा प्राइस पे मार्केट में बेच सकते हैं, राइट। तो इस केस में भी क्या होगा, इससे भी किन बातों के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, ध्यान से देखना। अगर प्राइस ज्यादा कर दिए जाएंगे तो फार्मर चाहेगा नहीं कि अपना ज्यादा से लेके ज्यादा माल बेचे, फार्मर चाहेगा कि वो अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम माल निकाल दे। तो फार्मर चाहेगा ओ क्यू से लेके ओ Q1 क्वांटिटी को वो मार्केट के अंदर बेच दे। अब आप खुद सोचो कि अगर प्राइस इंक्रीज होंगे तो प्राइस के इंक्रीज हो जाने से फार्मर्स अपने माल को ज्यादा से लेके ज्यादा बेचना पसंद करेगा, लेकिन बायर उस माल को खरीदना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि बायर ये चीज सोचेगा कि भाई इस चीज की कीमत ज्यादा है तो मैं महंगी क्यों लूं। तो उस केस में क्या होगा, ध्यान से देखना। हमने यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसे ले दो नाम Q2 का। फार्मर्स के थ्रू डिसाइड किया जाएगा कि वो अपनी OQ1 क्वांटिटी को बेचना पसंद करेगा, लेकिन बायर्स के थ्रू इतनी क्वांटिटीज को परचेज करना या फिर किया नहीं जाएगा। तो बायर चाहेगा कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ इतनी ही OQ2 की ही क्वांटिटीज को परचेज कर सकता हूं, मैं OQ1 क्वांटिटीज को परचेज नहीं करूंगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब प्राइस फ्लोर वाली सिचुएशन आएगी, तो प्राइस फ्लोर वाली सिचुएशन में ये जो गैप अराइज हो रहा है, जिस गैप को नाम दिया जाएगा क्या, सरप्लस का। तो सरप्लस का मतलब क्या है कि फार्मर्स के पास अपना यहां से लेके यहां तक का माल बचा रह जाएगा, राइट। यानी कि मंडी में जो भी आड़ती होंगे या जो भी बायर्स होंगे, बायर्स के थ्रू वो माल परचेज नहीं किया जाएगा। तो अब होगा क्या, तो फार्मर्स के थ्रू डिसाइड किया जाएगा कि भैया अब क्या करें। फार्मर्स को भी अपना काम इलीगल तौर पे करना पड़ेगा। तो फार्मर्स क्या काम करेंगे, इस प्राइस से थोड़ी कम कीमत पे, इस प्राइस से थोड़ी कम कीमत पे अपने माल को बेचना पसंद करेंगे। अब अगर फार्मर्स इससे थोड़ी कम कीमत पे अपने माल को बेचना पसंद करेंगे तो वो इलीगल तौर पे अपने माल को बेचना पसंद करेंगे। तो अब उनका माल क्या होगा, इस पॉइंट से लेके यहां से लेके आगे वाले पॉइंट तक थोड़ा बिकना चालू होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस कि प्राइस फ्लोरिंग वाली सिचुएशन में भी फार्मर्स के थ्रू क्या होता है, इलीगल तौर पे या फिर प्रोड्यूसर के थ्रू इलीगल तौर पे अपने माल को बेचा जाता है। और अगर इलीगल तौर पे माल नहीं बिकता तो उस केस में गवर्नमेंट को इसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है। तो पहली बात तो यह है कि भाई जब कि फार्मर्स के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, राइट। अब अगर जो प्राइस गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड कर दिए गए, अगर उस कीमत पे बायर उनका माल परचेज नहीं कर रहा तो फार्मर्स के पास बहुत सारा माल इकट्ठा होकर रह जाता है, और वो सारा का सारा माल पेरिशेबल नेचर का होता है। तो वो धीरे धीरे फार्मर्स के पास इतना स्पेस नहीं होता कि वो इतने सारे माल को अपने पास प्रॉपर्ली सेफ्टी के साथ रख सकते हैं कि वो माल आगे चल के खराब ना हो। जितने भी मार्केट के अंदर, मंडी के अंदर आड़ती होते हैं, यानी जिन्हें जो फार्मर्स के माल को परचेज करते हैं और आगे चल के माल सप्लाई करते हैं, उन सभी लोगों के पास फैसिलिटीज होती हैं उस माल को बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक अपने पास सेव करके रखने की, लेकिन फार्मर्स के पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती। तो उस केस में फार्मर्स के पास बहुत सारा माल बच जाता है, तो उसे कोशिश करनी पड़ती है कि मैं इस रेट से माल ना बेचते हुए फार्मर्स इससे थोड़े कम रेट से, मान लो
P2, तो यानी कि फार्मर्स के थ्रू को गवर्नमेंट ने कहा था कि आप अपने माल को OP1 के रेट से बेच दो, लेकिन OP1 के रेट से फार्मर का माल नहीं बिक पा रहा था, तो फार्मर्स को इससे थोड़े से कम रेट करके अपना माल OP2 के रेट से माल बेचना पड़ रहा था, राइट। अब अगर मान लो कि सारे के सारे फार्मर्स इस बेसिस पे माल ना बेचे, सारे के सारे फार्मर्स इलीगल बेसिस पे माल ना बेचे, या चलो फार्मर्स एग्री हो भी जाए तो यानी बायर इस कीमत पे भी माल खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो उस केस में गवर्नमेंट को अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है। तो गवर्नमेंट को ही इस कीमत पे OP1 की कीमत पे फार्मर्स का माल परचेज करना होता है, जिसे नाम दिया जाता है बफर स्टॉक का। तो गवर्नमेंट अपने पास बहुत सा माल स्टोर करके रख लेती है, और जब आने वाले टाइम में उसी माल की कमी होती है, उसी माल की शॉर्टेज होती है, तो गवर्नमेंट के थ्रू वो माल उस शॉर्टेज वाली सिचुएशन के टाइम पे मार्केट में निकाला जाता है और बेचा जाता है, राइट। तो ये सारी की सारी सिचुएशन या ये सारी की सारी बातें प्राइस फ्लोरिंग की थी। तो आपने समझा कि प्राइस सीलिंग वाली सिचुएशन में भी रेशनिंग सिस्टम का क्या रोल होता है, ब्लैक मार्केटिंग का भी क्या रोल होता है, ब्लैक मार्केटिंग का मतलब क्या है, रेशनिंग सिस्टम का मीनिंग क्या है, इन्हें कैसे कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, रेशनिंग सिस्टम के आने से भी, ब्लैक मार्केटिंग के भी आने से भी किन किन लोगों को कैसे कैसे परेशानियों का फेस करना पड़ता है, राइट। प्राइस फ्लोरिंग में भी आपने समझा कि अगर गवर्नमेंट के थ्रू प्राइस फ्लोरिंग की भी राइट सिचुएशन लाई जाती है, तो उस केस में भी क्या करना पड़ता है, इन सभी बातों का आपने प्रॉपर्ली समझा कि इसका इंपैक्ट किन किन चीजों पे कैसे कैसे पड़ता है, बफर स्टॉक है क्या, इन सब बातों का आपने प्रॉपर्ली इस वीडियो में समझा, राइट। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको डेफिनेटली काफी सारी बातें क्लियर हुई होंगी कि प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग है क्या, इन सभी चीजों का ब्लैक मार्केटिंग, रेशनिंग सिस्टम पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, बफर स्टॉक क्या है, वगैरह वगैरह, राइट। ये प्राइस सीलिंग वाला कंसेप्ट और प्राइस फ्लोरिंग वाला कंसेप्ट आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, तो इस चीज को आप जरूर पढ़ के जाना। मेरे प्राइस डिटरमिनेशन वाले चैप्टर के इन सभी पार्ट्स को आप लोग स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना। अब मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। Goodbye.